हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस पॉडकास्ट में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी जानकारी सबको होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारे देश में लगभग 30-35 साल के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है एजुकेशन सेक्टर में। और चाहे आप इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, यू माइट बी इन सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और आपके बच्चे या आपके जानने वाले लोग इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिसी क्या है। और इस बारे में बात करने के लिए मैं समीर और देव, हम लोग इस बारे में बात करेंगे आपके साथ। सारे फैक्ट्स रखेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, और किस भी चीज़ को हमें किस तरीके से देखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो देव, क्या है ये एजुकेशन पॉलिसी और लगभग कितने साल के बाद ये रिफॉर्म आया है? देखिए, ये एजुकेशन पॉलिसी, इसका जो कंप्लीट नाम है ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये अभी बीते बुधवार को ये कैबिनेट ने, हमारी यूनियन कैबिनेट ने इसको क्लियर किया है। और जो ये रिफॉर्म है, ये जो लास्ट हमारा रिफॉर्म था ये आया था 1986 में। और जिसमें कि 1992 में एक बार इसमें दोबारा से कुछ चेंजेस किए गए। और जो सबसे पहला रिफॉर्म था वो हुआ था 1968 में, 1968 में। तो जब 1968 में हमारे जो कांग्रेस के एमपी थे सिद्धेश्वर प्रसाद जी, ठीक है, उन्होंने ये मांग रखी कि हमको ये रिफॉर्म, इस तरीके का कोई रिफॉर्म लाना चाहिए। तो उसी साल एक 17 मेंबर्स की एक एजुकेशन कमीशन बैठाई गई, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो डीएस कोठारी जी थे। तो इस कमीशन ने एक ड्राफ्ट बनाया और जिसके तहत हमारा जो सबसे पहला जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी, सबसे पहली, ठीक है, वो हमारी डिफाइन हुई। ठीक है, ठीक है। तो ये पॉलिसी एग्जैक्टली 1968 में। और इसके बाद फिर पहला रिफॉर्म, मेजर रिफॉर्म कब आया? जो इसके बाद जो हमारी जो दूसरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, 1986 में ये रिफॉर्म आया। फिर उसमें कुछ फेरबदल किए गए थे 1992 में, 1992 में। और उसके बाद फिर अब नया जो हम लोग रिफॉर्म है ये अब हमको देखने को मिल रहा है। और इस रिफॉर्म में भी काफ़ी कुछ जो है बड़ी बातें सामने आई हैं। जैसे कि जो बहुत बड़े बोर्ड थे, जैसे यूजीसी है और एआईसीटीसी है, ये सब डिसमेंटल कर दिए गए। अब की वाली हाँ, ये जो एजुकेशन पॉलिसी में, हाँ, ये जो अभी हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल पॉलिसी आई है, इसमें इन दोनों को इसका डिसमेंटल कोई बड़ा रीजन कि क्यों डिसमेंटल किए गए हैं ये बोर्ड, या इसकी जगह कोई दूसरी चीज ये लोग किए गए हैं, मतलब कि जो है ये बोर्ड, या फिर इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी उन्होंने नहीं? देखिए, जो इस बार जो ये बोर्ड तो हमारे डिसमेंटल किए गए हैं, पर साथ ही साथ जो अपनी फॉरेन यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, वो भी अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में भाग ले सकेंगी। अच्छा, तो बोर्ड के बारे में अभी कोई इतना जानकारी नहीं है। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट बन सकती हैं, ऐसा इस बार गवर्नमेंट ने कहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, फॉरेन यूनिवर्सिटीज अब हमारा जो तो है इसका मैं एक पॉइंट आप लोगों को ये बताता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे फॉरेन एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जैसे चाइना की बात करता हूँ, तो कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, ये चाइना में ये यूनिवर्सिटी का एक सेंटर खुला हुआ है। प्रॉपर सेम यूनिवर्सिटी उसको चलाती, जैसे कैम्ब्रिज है तो कैम्ब्रिज की ही बॉडी चलाती है, वही लोग गवर्न करते हैं, वही लोग फैकल्टी रिक्रूट करते हैं, वही सारे नॉर्म्स होते हैं, और उनका अपना जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, सारी चीज़ें सेम चलता है। लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल नहीं था।
अगर इंडिया में आपको यूनिवर्सिटी चलानी थी, अगर कोई बाहर से भी चलानी थी, तो उसके AICTE या जो भी नॉर्म्स थे वो सारे आपको फॉलो करने थे, जो कि अब हटा दिया गया है। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैन डायरेक्टली कम इन इंडिया एंड कैन डायरेक्टली compete विद द अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि पहले अगर आपके पास IITs NITs थे, ठीक है, या अदर इंस्टीट्यूट्स थे, JNU हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो गई, BHU हो गया, लेकिन अब यही कॉलेज साथ में इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स के साथ कॉम्पीट कर सकेंगे। और जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना ब्रेन है तो उसके पास प्लेटफॉर्म होगा अलग अलग। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके अलावा इसके साथ ही जो आपके मल्टीपल डिसिप्लिन के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट कर दिए गए हैं इसमें। जो हम लोगों के अंडर ग्रेजुएट, जैसे हम लोग अभी तक देखते थे कि एक ही डिसिप्लिन के हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते थे, अब इसमें मल्टीपल डिसिप्लिन के भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है वो चालू हो गया है। इसका मतलब है कि जैसे कि नॉर्मल आप देखते थे कि केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे कोर्सेज रहते थे। बट कोई स्पेशलाइज कोर्स जैसे कंप्यूटर साइंस था, तो कंप्यूटर साइंस इज फाइन, बट अगर कोई इंसान कंप्यूटर साइंस के हर एक एस्पेक्ट को नहीं जानना चाहता है, ही जस्ट वांट्स टू गो इनटू डेटा साइंसेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग टुवर्ड्स दैट, तो वो उसके लिए अब एक फ्री गो है। और उसके लिए आप अपना कोर्स स्ट्रक्चर तैयार करके और उसमें आप अंडर ग्रेड की डिग्री जो है दे सकते हैं। जी बिल्कुल। बेसिकली जो हमारा अब नया जो अपना जो ये जो नया पॉलिसी आई है, जो नया रिफॉर्म आया है, इसमें जो एक स्टूडेंट है उसकी जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो लर्न करते हैं उस पे, और जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जजमेंट लेने की जो थिंकिंग होती है, उस पे काफ़ी फोकस किया गया है, ना कि केवल लर्निंग पे। जो हम लोग आज तक जो सबसे ज़्यादा जिसको बोलते थे कि किताबी कीड़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे जो अभी तक शिकायत रहती है लोगों के कि यार केवल हम लोग लर्न करते हैं चीज़ें और एग्ज़ाम में लिखाते हैं जा करके, कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग उसमें नहीं होती है, कोई भी लॉजिक्स जो है उसकी कमी रहती है, केवल जिसने जितना ज़्यादा लर्न किया है वो उतना आगे निकल रहा है। तो ये बात बहुत ज़्यादा आपने सही बोली, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने इंडिया में भी एजुकेशन ली है और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई करी है, तो एक बेसिक डिफरेंस जो मैंने अपने एजुकेशन लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो ये था कि आप बाहर की यूनिवर्सिटी से जब कोर्सेज करते हैं तो बुकिश नॉलेज इज़ फाइन, बट किसी भी बुकिश नॉलेज को विदाउट एप्लीकेशन आपको सिखाया नहीं जाता। और एप्लीकेशन ऐसा नहीं होता है कि एप्लीकेशन में भी आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन नहीं। रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल में आप केस स्टडी करिए, आप उसको समझिए और आप अपना खुद का प्लांट एक रिपोर्ट तैयार करिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर केमिकल इंजीनियरिंग में एक कोर्स होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिज़ाइन का कोर्स, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको पेन एंड पेपर पे जो है कैलकुलेट करना है कि अच्छा हमने इतना रॉ मटेरियल दिया तो इतना प्रोडक्ट बनेगा। आप उसकी पूरी स्टडी करते हैं, आप इस चीज़ पे भी ध्यान लगाते हैं कि जहाँ से आप रॉ मटेरियल उठा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, आपका प्लांट भी उसी लोकेशन के आसपास सिचुएटेड होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे, ठीक है। ये सारी जितनी चीज़ें हैं, तो ये बैचलर्स कोर्सेज में स्टूडेंट को वहीं पे समझाया जाता है और उसको अपना खुद का एक प्लान बनाना होता है, प्रॉफिट एनालिसिस करनी होती फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, जो कि हमारे यहाँ शायद फाइनल ईयर तक भी नहीं कराया जाता, और फाइनल ईयर में भी वो थ्योरेटिकली ही कराया जाता है, प्रैक्टिकली नहीं कराया जाता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आई एम वेरी हैप्पी कि ये गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस पे फॉलो करना तो यूनिवर्सिटी की बात है, बट गाइडलाइंस ये आई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सही है। तो और क्या मेजर चीज़ें हैं? और जो इसमें मेजर चीज़ हुई है, एक तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर था 10+2 का, उसको चेंज करके 5+3+3+4 में हमने
बदल दिया है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इसे समझाइए। तो जो हमारा जो 5 3 + 3 + 4 का जो ये फॉर्मेट है, इसमें जो पहला 5 है वो डिनोट करता है 3 से लेकर के 8 साल के बच्चे के लिए। अच्छा, इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है। ठीक है, ये 3 से हमारी जी, ये हमारी जो है स्टार्टिंग इसकी हो जाती है एकदम बेसिक से, या जो हम लोग कहते हैं जो किंडरगार्टन में जब होते हैं वहाँ से इसकी स्टार्टिंग ठीक है। हो जाती है। फिर उसके बाद अगला स्टेज आता है हमारा 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाता है। ठीक ये है। अगले 3 का मतलब ये होता है 8 से 11 11 साल। 8 से 11, हाँ भाई, 8 साल 9 साल 10 साल ये जो मतलब 3 साल का जो ये डिफरेंस चल रहा है मतलब हाँ, वो प्रिपरेटरी कहलाता है। फिर उसके बाद अगले जो 3 साल हैं वो 11 से 14 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, और जो वो इसको बोलते हैं हमारा मिडिल, और जो सबसे आखिरी होता है 14 से 18 साल के लड़के के लिए, लड़के या उनके लिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 5 + 3 + 3 + 4 को डिजाइन किया गया है। पहले हमारा 10 + 2 था, अब उसकी जगह ये हो तो गया है। इसका मतलब ये है कि पहले जो एक एजुकेशन को डिजाइन किया जाता था वो 0 से 10 एक कॉन्टिन्यूअस वे में डिजाइन हो गया। जी जी फिर 10 + 2, चलो भाई आप आर्ट्स में जाना चाहते हो कि कॉमर्स में जाना चाहते हो, अब आप देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फील्ड और एजुकेशन के जो डिजाइन है इसको 4 भागों में बांट दिया गया है कि हमें अर्ली स्टेजेस से हमको ये इवेलुएट करते जाना है कि अगली स्टेज पे किस स्ट्रक्चर पे हमें जाना है। तो मतलब कि अगर कोई बच्चा है और उसको लेट्स से 5 + 3 के बाद आपको ये लगा कि ही इज वेरी गुड इन आर्ट्स और लिटरेचर, तो अगला 3 + 4 जो है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो ये जो भी स्ट्रक्चर है ये क्या अभी से लागू हो जाएगा या इसमें कुछ समय लगेगा? देखिए, जो ये हमारा एजुकेशन होती है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक कोहेरेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस पे मिलजुल करके लॉज बना सकती है। ठीक है, ये जो NEP है ये केवल एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके उस पे अपना लॉस बना सकती हैं। और जैसा कि ये माना जा रहा है कि 2040 तक ये कंप्लीटली लागू हो जाएगा, अगले 20 साल में। या अच्छा, अब ऐसा भी है कि ये जो 20 साल में तो होगा वो होगा, बट अब इस पॉलिसी में बच्चों को प्रैक्टिकलिटी के अलावा कुछ चीज़ें ऐड करी गई है, जैसे कोडिंग भी सिखाई जाएगी। हाँ, आप 6 स्टैंडर्ड से उनमें उनको आप कोडिंग सिखा सकते हैं। ऐसा है, और वो स्टेट और सेंट्रल मिल करके अलग अलग स्टेट में शायद थोड़ा अलग अलग हो। वो तो देखिए कंप्लीट चीज़ हो गई भाई। वो जो लॉज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एजुकेशन आपका एक कोहेरेंट सब्जेक्ट होता है, इस पे सेंट्रल और स्टेट मिल करके लॉज बनाते हैं। सेंट्रल ने एक डायरेक्टिव दिया है, अब सेंट्रल और स्टेट मिल करके इस पे लॉ बनाए जी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही मेरे हिसाब से ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब पहले पिछली एजुकेशन पॉलिसी थी, राइट, तो 30-35 साल हो गया है। उस समय ना इंटरनेट था, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है उस समय नहीं थी, और आज का एनवायरनमेंट कम्प्लीटली बदल गया है। इवन गांव तक जो है वो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, एवरीथिंग हैज़ now penetrated like all the technology to the even the rural areas of India। तो ये बहुत नेसेसरी है, और आगे आने वाले 5 से 10 साल में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट हर कोई थोड़ा सा कोडिंग समझे और कोडिंग सीखे, क्योंकि ये एक एसेंशियल टूल होने वाला है सबके लिए। ठीक है, और जो है तो ये बहुत ही अच्छा किया कि स्टूडेंट्स को एक अर्ली एज से कोडिंग सिखाया गया, क्योंकि अर्ली एज में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं
हम उसके लिए बहुत ही नेचुरल इंस्टिंक्ट हो जाता है हमारा। हम्म, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन मुझे लगता है। तो थैंक यू देव। और जो है ये पॉडकास्ट हो सकता है आपको, हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी इन्फॉर्म किया होगा इसने हम्म, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। हम्म, कुछ पॉइंट्स हमसे मिस भी हो सकते हैं। हम्म, कुछ पॉइंट्स पे अगर आपको लगता है कि हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे कुछ करेक्शन है या कुछ और चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। और आप इसे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है। और ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली पॉडकास्ट में, विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।